हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डेंसिटीज। ओके, और आज हम यहाँ पढ़ेंगे जो हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब किसी फील्ड पर, किसी कंडक्टर पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके पूरे रीजन पर, लेंथ पर, एरिया पर या वॉल्यूम पर, तो फिर उससे चार्ज कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने की मेथड क्या रहेगी, है ना। सिर्फ हम प्रोसेस समझेंगे, मेथड समझेंगे जो कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फिर इसकी जो एप्लीकेशंस है वो हम बाद वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट चलिए अब हम देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और ठीक, ये जो सिर्फ एक मेथड हम यहाँ समझेंगे, मतलब ये कोई, है ना, इससे हमारे पास सिर्फ एक कंक्लूजन निकल कर आएगा कि हमें किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किस तरह से हम निकालेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, किसे कहेंगे जो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर देन इट इज कॉल्ड linear charge distribution, and here we have to find the electric field electric force due to a this linear charge distribution। या ऐसे हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर कि किसी वायर पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी लेंथ पर, और उसके पास अगर हम किसी चार्ज को रख दें, है ना, इफ देयर इज ए चार्ज इज प्लेस्ड नियर बाय द कंडक्टर, ठीक, द कंडक्टर इज अप्लाइड ए फोर्स ऑन दैट चार्ज and that force we have to calculate here। okay, मतलब उस फोर्स को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने जो अभी जो फोर्स कैलकुलेट करना देखा है वो किसके बीच में देखा था, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, है ना। ये इस तरह से कि दो पॉइंट चार्जेस, है ना, किसी डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स इस तरह से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। Q1 दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, अपॉन में। तो फिर यहाँ पर अब हमारे पास जो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो कहाँ पर फैला हुआ है पूरे, है ना, कंडक्टर पर है। ये एक तो चलो हमने मान लिया ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, P पर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, लेकिन ये वाला हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है। ओके, तो फिर इस केस में हम किस तरह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने कूलॉम्स लॉ जो पढ़ा है वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है। ओके, पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, है ना। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था क्योंकि कूलॉम्स लॉ को हम, है ना, उसकी एक लिमिटेशंस थी। कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्ज, मतलब वो पॉइंट चार्ज के लिए ही ट्रू है, लेकिन हम इसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी ट्रू मान सकते हैं। तो वो किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे उसकी मेथड समझना है बस यहाँ। तो हमने मान लिया लेट देयर बी ए कंडक्टर XY having linear charge density lambda, okay, and we have to calculate the electric force on a charge Q naught placed at distance r from the conductor। हमने मान लिया कि कंडक्टर पर चार्ज है उसकी लेंथ पर, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास लैम्डा है। ओके, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कल हमने मेथड समझी है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर उस पूरे कंडक्टर को एक छोटी सी लेंथ में, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और छोटे से एलिमेंट उसका ले लेंगे, फिर उसके थ्रू चार्ज कैलकुलेट करेंगे ऐसे। अब समझना है यहाँ पर, तो हम यहाँ जो इस कंडक्टर पर, सॉरी, इस कंडक्टर का हर पार्ट, है ना, ईच पार्ट ऑफ दैट कंडक्टर इज अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। इस पर हर पार्ट, मतलब ये वाला, जैसे ये वाला पार्ट भी मान लो तो ये भी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। फिर उसके ये वाला पार्ट भी फोर्स अप्लाई करेगा। फिर हर पार्ट अगर हम देखें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करता हुआ मान ले कंडक्टर को, है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स में, तो हर एलिमेंट उस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर कंडक्टर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बटा हुआ मान लेते हैं, और एलिमेंट में जो स्मॉल एलिमेंट रहेगा
तो हम उसको फिर किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज के थ्रू, मतलब स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, पॉइंट चार्ज के थ्रू। और फिर जब हमारा इस कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट हम लेंगे तो वो स्मॉल एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो हम क्या बोल देंगे फिर, जैसे मान लो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, किधर, कंडक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl, ओके। अब इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट टेस्ट पॉइंट q0 है, तो अब इस पे तो फोर्स हम निकाल सकते हैं, किसके थ्रू निकाल सकते हैं, अब इसके लिए कौन एप्लीकेबल हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ, है ना, क्योंकि कूलॉम्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू था, है ना। तो हम डायरेक्ट इस टोटल चार्ज को इसमें नहीं लिख सकते, मतलब पूरे कंडक्टर के साथ एक डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंडक्टर पॉइंट चार्ज में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसका एलिमेंट ले छोटा सा, तो उस एलिमेंट को हम किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज के थ्रू। अब वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा छोटा सा एलिमेंट, तो फिर उसके लिए हम किसका रूल अप्लाई कर देंगे, कूलॉम्स रूल अप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमको क्या समझ में आया यहाँ पर कि अगर हमें पूरे कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है किसी चार्ज पर, तो हमें उससे स्मॉल एलिमेंट में ही डिवाइड करके लेकर चलना पड़ेगा, है ना। छोटे छोटे एलिमेंट्स का हम फोर्स निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रल कर देंगे, सम कर देंगे सारे इलेक्ट्रिक फोर्स का, वेक्टर सम कर देंगे, है ना। तो ये है प्रोसेस, सिंपल सी क्या है प्रोसेस, कि हमें अगर पूरे एंटायर कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम उस पर एक छोटा सा एलिमेंट पहले कंसीडर करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर सभी एलिमेंट्स का निकालते हुए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है ना। तो हमने यहाँ मान लिया जो, ठीक है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, पहले तो क्या दिया है हमारे पास, सिंस चार्ज डेंसिटी, है ना, कौन सी चार्ज डेंसिटी दी है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर, ठीक है, कितनी है, लैम्डा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड में हम कहें तो, ठीक है ना, दैट इज चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, ओके। लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर हम अदर वर्ड में कहें, पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये लैम्डा गिवन है, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा कि हमें इस पूरे कंडक्टर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालना है, तो हम यहाँ का एलिमेंट मान लेंगे ना। तो हमने मान लिया लेट देयर बी एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ये छोटा सा एलिमेंट मान लिया हमने ना, ठीक है। क्या किया हमने, लेट देयर बी एन एलिमेंट ऑफ लेंथ bl ऑन द कंडक्टर, ओके। कंडक्टर पर हमने लेंथ dl लेंथ वाला, है ना, एलिमेंट मान लिया, ये वाला, ओके। अब इस एलिमेंट में भी कोई ना कोई चार्ज होगा, तो इस एलिमेंट पर जितना चार्ज है उसका हम फोर्स निकालेंगे। अब ध्यान रखना, हम एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट लेंगे, बहुत ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट, छोटा सा पार्ट, ओके। तो छोटा सा पार्ट, जैसे ये तो बहुत बड़ा कंडक्टर है ना, लेकिन अगर हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, इस पूरे कंडक्टर पर क्या है, चार्ज है, ओके। अब ये हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है पूरा कंडक्टर, लेकिन अगर हम इसके छोटे से एलिमेंट को ले लें, इसको, तो ये छोटा एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, ये छोटा एलिमेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज के थ्रू, है ना। तो फिर हमें पहले इस पर चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके लिए हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये dl लेंथ होगी इसकी, और चार्ज हमने dq बता दिया, पर ये dq से शो किया है ना, वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल देंगे हम यहाँ पर, देन, ठीक है, चार्ज ऑन एलिमेंट dl, ठीक है, एलिमेंट को भी dl ही बोल दिया हमने, या चार्ज ऑन लेंथ ऑफ एलिमेंट dl, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, तो चार्ज ऑन, चलो ठीक, चार्ज ऑन लेंथ dl,
ऑफ एलिमेंट। ओके, अब कितना चार्ज होगा तो हमने इसको इंडिकेट किया dq से। कितना होगा तो बता सकते हैं, है ना। ऊपर हमारे पास पर यूनिट लेंथ पर कितना दिया है, लैम्डा। कितने लेंथ पर चाहिए, dl लेंथ पर। कल ही हमने समझा इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में फिर, जैसे 1 सेंटीमीटर पे कितना है ना, 2 है, तो dl सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू dl, है ना। या dl ना बोलते हुए मैं बोल देता हूँ तो 2 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पे 2 है, 2 सेंटीमीटर पे कितना, 2 इंटू 2। तो वैसे ही तो कर रहे हैं हम यहाँ, dl सेंटीमीटर पे कितना हो गया, 2 इंटू dl, मतलब जितनी लंबाई पे निकालना हो यूनिट लंबाई का उससे मल्टीप्लाई कर। कभी को समझा हमने चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इसे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में। तो चार्ज ऑन लेंथ ऑफ एलिमेंट dq कितना आ जाएगा, ये हो गया कुछ। ओके, अब हमारे पास ये एलिमेंट एक छोटे से चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब हम इसका फोर्स निकालेंगे। ठीक है, हेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द एलिमेंट, ड्यू टू द एलिमेंट dl ऑन चार्ज q0। ओके, q0 चार्ज पर फोर्स। तो इसे हमने दिखा दिया। जो अब स्मॉल एलिमेंट का फोर्स है तो वैल्यू भी स्मॉल होगी, df से शो किया है ना, d जो स्मॉल को बताने के लिए लगाते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0। ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलॉम्स लॉ है 1/4πε0 q1 q2/r², ये है। तो q1 यहाँ पर होता है फर्स्ट चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज मतलब एलिमेंट का चार्ज, एलिमेंट का चार्ज कौन, dq। ओके, एंड q2 मतलब ये टेस्ट चार्ज, इस पर फोर्स निकालना है, अपॉन में r। तो r मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमने यहाँ r ही मानी है। ओके, चलिए, तो फिर ये इस पे ऐसे फोर्स लगा है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसका वेक्टर फॉर्म हम शो कर रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमने यहाँ यूनिट वेक्टर बता दी, यूनिट वेक्टर, है ना, अलोंग द आर, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, मतलब यहाँ वेक्टर फॉर्म भी देखा जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट की हर फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो फिर हम कौन से सम करते चलेंगे, वेक्टर सम, है ना। इसलिए हमने वेक्टर फॉर्म में बताया हमको। ठीक है, जहां पर लिख दो वेयर आर इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू द एलिमेंट dl। नाउ टोटल फोर्स, है ना, टोटल या नेट फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं नेट फोर्स ऑन ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर। ओके, कितना आ जाएगा नेट फोर्स F, है ना। इंटीग्रल मेथड से जो छोटे छोटे से एलिमेंट कर दिए हमने, इसके छोटे छोटे से भाग का फोर्स निकाल लिया। तो स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, तो स्मॉल एलिमेंट के सम को हम किससे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन से। तो नेट फोर्स हो जाएगा ये df, है ना। कौन सा इंटीग्रल करेंगे, लाइन इंटीग्रल, इसलिए हमने यहाँ लाइन इंटीग्रल के लिए इसको L से दिखा दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लिख दो इधर समझने के लिए, ये L लगाने के मतलब ये क्या दिखा रहा है हमें, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज रख दे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, इंटीग्रेशन में और dq, और ठीक है dq इंटू q0। एक्चुअल में dq की वैल्यू हमें यहाँ ही रख देनी थी बच्चों, dq इज इक्वल टू द लैम्डा dA, है ना। हम यहाँ रख देते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, r इसके, और ये यूनिट में। ठीक है, dq की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सिंस dq इज इक्वल टू लैम्डा dA। ओके, तो फोर्स कितना आ गया अब हमारे पास है, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ ना, ये F इज इक्वल टू, ठीक है, F यहाँ पर हो गया जो वो, ठीक है, 1/4πε0
1/4πε0 लैम्डा dl, ठीक है ना, dq की वैल्यू लैम्डा dl q0 अपॉन में r स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर r, मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ इसलिए बता रहे हैं हम ताकि हमको ये ध्यान में रहे कि कौन सा सम करना है, वेक्टर सम, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए सम करना है ना, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सबको ऐड कर दे। ऐसा जैसे हमने इस एलिमेंट का फोर्स निकाला 2 कूलम आया हो, है ना, 2 न्यूटन आया, फिर अगले एलिमेंट का निकाला 5 न्यूटन आया, ऐसे ऐसे, तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर रही, हम उनकी डायरेक्शन को भी ध्यान में रखकर ऐड करेंगे, इसलिए वेक्टर सम में हम दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी। कांस्टेंट क्वांटिटी कौन होते हैं यहाँ पर, 1/4πε0 और लैम्डा, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी है ना, यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो लैम्डा 1/4πε0 ये कितना रहेगा यहाँ पर Q0, ठीक है, Q0 अपॉन r स्क्वायर, ये ठीक, ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये ओके, ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q0, ओके। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट, सॉरी इसमें हमने और क्या बोला था, है ना, एक और ये dl रहेगा हमारा, ये आ जाएगा dl, है ना, और Q0 भी तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट, क्योंकि ये इस पे हमने कोई चार्ज रख दिया वो तो फिक्स रहेगा, 2 कूलम ये जो भी हो, तो Q0 भी बाहर हो जाएगा, है ना। यहाँ इंटीग्रेशन में रहेगा dl अपॉन r स्क्वायर, है ना, r यहाँ पर चेंज होता चलेगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है हर एलिमेंट की डिस्टेंस r थोड़ी होगी, इसकी r है, इसकी r थोड़ी होगी, थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, तो यहाँ r भी वेरिएबल रहेगा और लेंथ भी वेरिएबल रहेगी, इसलिए ये इंटीग्रेशन में ही रहेगी, है ना, ये आ गया, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है तो E इज इक्वल टू F अपॉन, ठीक है, Q0, ठीक है, मतलब ये होगा फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अब जो यहाँ पर जैसे हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आया है, जब हम पढ़ेंगे पूरी कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब ये टॉपिक्स होने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही स्टार्ट होगा, तो वहां पर ये फॉर्मूला कैसे आया सब समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने उसको देख लिया सिर्फ एक स्टेप, तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, F की जो वैल्यू है, F की वैल्यू को डिवाइड कर दो Q0 से, तो F की वैल्यू ये है, आप उसको Q0 से डिवाइड करते हो तो Q0 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4πε0, ओके, और इंटीग्रेशन में बचेगा यहाँ पर dl अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, फिर उसकी यूनिट आ जाएगी, आप कौन सी यूनिट में दिखा रहे हो उसको, SI या CGS में ना, इसकी यूनिट हो जाएगी, और ये फोर्स की यूनिट भी है ना, SI में ही दिखा रहे हैं, वैसे तो ये 1/4πε दिया है हमने, तो यहाँ हम यूनिट लिख देते हैं, है ना, यूनिट सिर्फ यूनिट लिख रहे हैं। अगर SI सिस्टम ले रहे हो तो यहाँ न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, है ना। तो ये था क्या हमारे पास, इससे सिर्फ एक मेथड समझ में आई हमको, मतलब हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गया तो यहाँ कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है किसी कंडक्टर का, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते चलेंगे, छोटे छोटे से एलिमेंट का फोर्स निकाल लो, मेथड याद रखो बस, छोटे से एलिमेंट का फोर्स निकाल लो और उसको इंटीग्रेशन कर दो, और इंटीग्रेशन के फिर पूरे रूल्स लगेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगेंगे, ये लगेंगे, फिर वो फॉर्मूला और ये सब अप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पूरे से आप सिर्फ क्या ध्यान में रखोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, इस पूरी जो डेरिवेशन हमने किया है नेक्स्ट टाइम के लिए क्या ध्यान में रखना है जो, कि अगर हमें किसी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फोर्स निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर हो, सरफेस हो या, है ना, वॉल्यूम हो, तो हम पहले
इस स्मॉल एलिमेंट का फोर्स निकालेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास फोर्स निकालने की मेथड फोर्स फॉर्मूला तो है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन वो एक किसके थ्रू अप्लाई होगा, पॉइंट चार्ज के थ्रू। तो फिर पॉइंट चार्ज के लिए हमको पहले कंडक्टर को छोटे एलिमेंट्स में ही डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे एलिमेंट्स का हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रल मेथड से, है ना। तो हमने क्या कहा था आगे, इससे पहले वाले इसमें जो कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन कंटिन्यूअस चार्ज, दिस कैन बी कंसीडर्ड एप्लीकेबल ऑन चार्ज लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब इसको हम कूलम्ब्स लॉ को स्पीड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल मेथड से छोटे छोटे एलिमेंट्स निकालकर इंटीग्रल कर देना उसका, है ना। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए क्या याद रखना है, सिर्फ ध्यान में क्या कहा मैंने कि अगर मतलब एक मेथड है जो प्रोसेस है, इतने सारे से आप दिमाग में एक चीज बैठा लेना, एक बात बैठा लेना। क्या बैठा लोगे कि अगर हमें किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसी स्फीयर का, किसी का भी, तो पहले हम एक छोटे से एलिमेंट का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ओके, और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो फिर हमारे पास टोटल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये नोट कीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम पैटर्न रहेगा जो, है ना, कैलकुलेट करने का, बस थोड़े से हम टर्म्स यहाँ चेंज करते चलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट देखना अगला है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने यहाँ मान लिया है देयर बी ए सरफेस, है ना, ये ठीक, हैविंग चार्ज, ये चार्ज सरफेस हैविंग चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब हमने कंडक्टर मान लिया, ठीक है, जो चार्ज कंडक्टर है जिसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, या शीट बोल दो आप इसे, है ना। एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P एट टेस्ट चार्ज Q0 एट डिस्टेंस R, ओके, फ्रॉम द कंडक्टर। ओके, तो हमने कंडक्टर से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमने सेम वही प्रोसेस, इस पर भी हम छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। डायग्राम में मुझे थोड़ा एलिमेंट बड़ा दिख रहा हो, लेकिन हमें इतना बड़ा एलिमेंट लेना है कि वो किसकी तरह ही ट्रीट कर रहा हो, पॉइंट चार्ज के थ्रू। तो हमने मान लिया कि देयर इज एलिमेंट ऑफ एरिया ds, ठीक, हैविंग चार्ज dq। ओके, चलिए, मतलब सेम इसकी तरह ही लिखना होगा, बस थोड़े से टर्म्स यहाँ चेंज हो जाएंगे ना। तो हम इसको लागू नहीं कर रहे, इसी में थोड़ा सा कन्वर्ट चेंज करते चलेंगे। सिंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या गिवन है हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, सिग्मा, है ना। तो चार्ज, उसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, ओके, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया कितना दिया है यहाँ पर, सिग्मा गिवन है ना। और हमने यहाँ माना है लेट देयर बी एन एलिमेंट ऑफ एरिया, इस बार क्या लिखें हम, एरिया dl ऑन द कंडक्टर, सॉरी एरिया ds, है ना, एरिया को किससे दिखा दिया हमने, ds से, da से भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देन चार्ज ऑन लेंथ, है ना, यहाँ पर जहाँ लेंथ लिखना है तो वहां पर क्या करते हैं हम, एरिया ds ऑफ एलिमेंट, ओके, dq, चार्ज को dq से डिनोट किया, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ds एरिया पर निकालना है और यूनिट एरिया पर कितना है, सिग्मा, तो सिग्मा ds ऐसा लिख दो, ओके। फिर फोर्स ड्यू टू द एलिमेंट dl ऑन चार्ज q0 1/4, ये तो ऐसे किस रहेगा जो, है ना, डिस्टेंस में हमने r मानी है ऐसे, ओके। अब नेट फोर्स ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर, ये एंटायर सरफेस हम बोल दो, ओके। तो फिर यहाँ पर, है ना, कौन सा इंटीग्रल होगा, सरफेस के थ्रू निकाल रहे हैं तो ये सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल पे यहाँ इंटीग्रल एस लिख सकते हैं या डबल इंटीग्रेशन ऐसा शो करते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हो गया सरफेस इंटीग्रल, किसको दिखाएगा ये, सरफेस इंटीग्रल, है, समझ जाना, ठीक है। फिर यहाँ वेज इट इज 1/4 dq q0 r स्क्वायर सेम। फिर यहाँ dq क्या है हमारे पास, सिग्मा ds, है ना, सेम मेथड है,
सिर्फ टर्म्स चेंज होते चलेंगे, सिग्मा ds। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा ds, ठीक है। जहाँ l लिखा है वहाँ पर s कर दो, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अब ये हो गया। यहाँ पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा और क्यू नॉट बाहर, और यहाँ पर बचेगा ds, है ना, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, l के प्लेस पर s, ठीक है ना। तो ये आगे बचा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू में, तो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये से कैंसिल हो जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, ठीक है, सरफेस, और इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए सरफेस और ए पॉइंट, ठीक है। चलिए, है ना, नोट कर लें। और ये हम ds लिखेंगे ना, यहाँ कन्वर्ट करना भूल गए थे। चलिए, ओके। अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सेम वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा, है ना, टर्म्स चेंज हो जाएंगे। क्या मान लिया हमने, चार्ज कंडक्टर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, ओके। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स and another charge q naught at distance r from the conductor, ठीक है, for which we consider an element of volume dv on the conductor, जिसके लिए हम कंडक्टर पर एक एलिमेंट dv कंसीडर करते हैं, dv वॉल्यूम वाला एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इस एलिमेंट में हमने चार्ज कितने से दिखा दिया, dq से, है ना। सेम मेथड वही रहेगी, जो इसमें भी हम छोटा एलिमेंट लेंगे, उसका फोर्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे ना। तो चलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर, इससे डिनोट करते हैं रो से, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, इस किससे दिखा रहे हैं, रो से। फिर लेट देयर बी एन एलिमेंट ऑफ एरिया, मतलब यहाँ पर एलिमेंट हम जो लेंगे वो वॉल्यूम का एलिमेंट होगा, एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम dv on the conductor। फिर देन चार्ज ऑन वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज ऑन वॉल्यूम dv ऑफ एलिमेंट, है ना। वॉल्यूम पर जो dv एलिमेंट जो हमने लिया है उसके वॉल्यूम पर चार्ज dq से बता दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम पर कितना है, यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज है रो, तो dv वॉल्यूम पर कितना होगा, रो dv, ठीक है। फिर फोर्स ऑन द एलिमेंट dv, फोर्स ड्यू टू द एलिमेंट dv ऑन चार्ज q नॉट, ठीक है। तो फिर ये सेम एज इट इज, है ना, चार्ज ऑफ एलिमेंट dq से बताया है, चार्ज सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर नेट फोर्स ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा इस बार, तो ये d यहाँ पर किससे डिनोट कर देंगे, इंटीग्रल v से, जो इंटीग्रल v हमें किसको दिखा रहा है, किसको शो कर रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल को, ओके। मतलब 3 टाइम्स इंटीग्रल हो जाएगा, या ऐसा भी दिखाते हैं उसके साइन को, ऐसा, ओके। चलिए, है ना। फिर यहाँ पर सेम वैल्यू रखी df की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq into q नॉट अपॉन r स्क्वायर r, dq की वैल्यू क्या है यहाँ से, रो dv, ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट इधर कितना हो गया, v से ना, जहाँ s लिखा है वहां वही कर दो, सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा रो, जहाँ s लिखा ds वहां पर dv, ठीक है। फिर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और q नॉट भी इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ क्या बचेगा, अंडर इंटीग्रेशन में dv, ओके, और यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर सेम, मतलब जहाँ सिग्मा है उसको रो से रिप्लेस कर रहे हैं, और जहाँ s है उसे v से, ठीक। तो ये था जो हमारे पास
इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका, है ना। मतलब यहाँ जो ये जो डेरिवेशंस आ रहे हैं इससे आप थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना रखें दिमाग में। सिर्फ क्या ध्यान रखें कि हम किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाह रहे हो कूलॉम्स लॉ लगा के, तो हमें तो मालूम है कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है। तो फिर हम यहाँ कंडक्टर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बटा हुआ मान लेंगे और उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उनका इंटीग्रेशन कर दें, ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकालकर इंटीग्रेशन कर दें। मतलब यहाँ से एक मेथड हमें सीखने को मिली। मेथड हम ध्यान रखें कि जब भी किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसी भी तरह का कंडक्टर हो, चाहे उस पर चार्ज वॉल्यूम पर हो, लेंथ पर हो या सरफेस पर, तो आप हमेशा वहां पर एक छोटे से एलिमेंट के थ्रू पहले फोर्स निकालो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो वहां पर, ठीक है, रिलेटेड क्या लेकर, पैरामीटर्स लेकर, फिर उससे हमारे पास पूरे कंडक्टर के थ्रू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, है ना। तो इन सब बातों से सिर्फ हमें इतना याद रखना है, मेथड ध्यान में रखनी है। चलिए, है ना, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो हमारा जो यहाँ पर डेली लाइफ का एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि जहां पर हम इन दोनों में, है ना, जनरल कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है ना, हम इस चॉक को जो पाउडर बनाते हैं, मान लो हम इसको ऐसे रब करते हैं इस तरह से, तो इससे क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और वो पार्टिकल कहाँ गिरेंगे, ग्राउंड पर, है ना। हमें पता है क्यों, तो हम कहेंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब अगर हम इसी चॉक को इस बोर्ड पर रब कर देते हैं ऐसे, तो इसके जो पार्टिकल है वो निकल कर कहाँ चिपक गए, ठीक है, वो किसको क्लीन कर गए, बोर्ड को क्लीन कर गए। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीन, है ना। मतलब इसके पार्टिकल उस पर जाकर चिपक गए, क्लीन कर गए, है ना। अब वो वहां से नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं, वहां पर भी तो उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर जो हमको इस बात से इस एग्जांपल से एक बात समझ में आई यहाँ कि इन पर कोई ना कोई और दूसरा फोर्स है जो इनको और स्ट्रॉन्गर बाउंड करके रख रहा है ना। मतलब और स्ट्रॉन्गली वो उसको बाउंड करके रखा है, उन्हें वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में नीचे नहीं गिरने दे रहा है। तो यहाँ पर, ठीक है, वो फोर्स कौन सा है, तो हमें पता है कि वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ इस एक कॉमन से एग्जांपल से हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। या और एग्जांपल जो हम ऐसे देखें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हमारे हाथ में ऐसे उठा के रखें, जैसे मान लो हमने कि स्फीयर हमारे हाथ में उठाया है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक हल्का सा स्फीयर उठाते हैं, हल्का सा ऑब्जेक्ट उठाते हैं, तो हम उसे इजीली हमारे हाथ में पकड़ कर रख सकते हैं, ओके, वो नीचे नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि हमारे हाथ और उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्क्रीन के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जिससे वो हमारे हाथ में फंसा हुआ है, जो उसे ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन वो नीचे नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। और वो फ्रिक्शन फोर्स किसके कारण ही लग रहा है, हमारे हाथ के मॉलिक्यूल्स और उसके मॉलिक्यूल्स के ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उसका मॉलिक्यूल्स का फोर्स का रीजन कौन ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा पा रहा है ना। लेकिन अगर हम हैवी ऑब्जेक्ट लेते हैं, बहुत बड़ा बच्चों, तो वो क्या होगा, अगर हम उसे मान लो उठा लेते हैं किसी तरह से, तो फिर वो ज्यादा टाइम तक हमारे हाथ में नहीं रहेगा, स्लिप करके नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या, ठीक है, मतलब मास चेंज होगा तो फिर क्या होगा, फोर्स की वैल्यू चेंज होते चलेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आज हम वही देखने वाले हैं। अब हम कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की कौन सा फोर्स जो कितना, है ना, स्ट्रॉन्गर रहेगा और कैसे चेंज होगा। तो बाय नेचर तो ये तो हमें पता ही है, हमने 11th क्लास में पढ़े हैं फंडामेंटल फोर्स, तो वहां पर हमने इनका कंपैरिजन देख ही लिया था वैसे। और जो एग्जांपल दी है उससे भी हमको एक बात समझ में आई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे एग्जांपल के लिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, एग्जांपल के लिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर क्या भी है, चार्ज भी है, तो चार्ज के कारण इन पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। और ठीक है, इनके पास मास भी है,
तो मास के कारण इनके बीच में क्या भी लगना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ एग्जिबिट करने वाली क्वांटिटी है, जो हमेशा चार्ज प्रॉपर्टी है, मास के साथ ही रहने वाली प्रॉपर्टी है। मास होगा तो चार्ज होगा, जो विदाउट मास चार्ज एग्जिट नहीं करता है। तो इस तरह से मास के साथ चार्ज है तो फिर चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों लगेंगे। मतलब नेचर में ये दोनों फोर्स जो एक साथ एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो डेफिनेटली उन पर क्या भी लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और मास है तो फिर क्या भी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम उन्हीं को कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से, है ना, उनकी वैल्यूज क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम उसको न्यूमेरिकली जो उसकी वैल्यूज देखते चलेंगे और प्रूव भी होते चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है ना। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं यहाँ पर फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हम दोनों फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट देयर आर टू चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, one electron and one proton are placed at distance r, and the charge on electron is denoted by QE and charge on proton is denoted by QP, and mass of electron is me and mass of proton is mp। ओके, मतलब ये हमने कंडीशन मान ली। ओके, तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करें। यहाँ देन नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स देखना है ना। तो फॉर्मूला हमें पता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे हम एफ ई से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन की अभी बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अगर वैक्यूम वाला केस लेकर चल रहे हैं इसलिए एप्सिलॉन नॉट आएगा ना। Q1 से मतलब चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ चार्ज QE और QP कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हो, QE QP सब। तो यहाँ जो वैल्यूज हैं क्या क्या हो जाएगी, वेयर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमें नॉन है 9.0 × 9। ओके, यूनिट क्या बनेगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। ओके, यही से यूनिट भी ध्यान में रख लेना ना। फिर नेक्स्ट आएगा जो किसकी वैल्यू, QE की। QE क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये क्या दिया हमने, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहाँ पर हमने माइनस प्लस नहीं दिखाया है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं, है ना। और QP इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो इट इज आल्सो इक्वल टू द 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, है ना। इट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। ओके, तो ये हो गया कि हमारे पास इनकी वैल्यूज। अब एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देन द FE becomes 1, यहाँ पर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.0 × 9। ओके, नेक्स्ट QE की वैल्यू, की इनकी वैल्यूज लग दे रहे हैं यहाँ पर। QE कितना है, 1.6 × 10⁻19। ओके, फिर QP भी कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अपॉन में, है ना, यहाँ पे अपॉन में r स्क्वायर। r को हम r ही रहने देते हैं, डिस्टेंस r ही मानकर चलते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ये आ गई, है ना। हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, वो हम आगे चल के कैंसिल आउट होके सब आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट, है ना, नाउ क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर करना है तो अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, इसे Fg से बता देते हैं हम G। ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, जहाँ m1 होता है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ सेकेंड और r उनके बीच के डिस्टेंस, ये होता है कांस्टेंट। तो मास ऑफ फर्स्ट मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me और mp से, तो ये हो जाएगा me इंटू mp। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, डिस्टेंस हमने आर स्क्वायर ही बताई है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, इन सब की वैल्यू करते चलेंगे, कितना होगा, वेयर g है ना, वेयर g इज 6.67 10 टू पावर -11, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू पावर -11। यूनिट यहीं से बन जाएगी, यूनिट इससे g की वैल्यू बना दो तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, फिर me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 टू पावर -31 kg। ओके, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर mp मास ऑफ प्रोटॉन इसकी वैल्यू होती है 1.67 10 टू पावर -27 kg, है ना, ये हो गया हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो फिर यहाँ जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, ये हो जाएगा g की वैल्यू है 6.67 10 टू पावर -11। ओके, me है हमारे पास 9.1 10 टू पावर -31, है ना, mp है यहाँ से 1.67 10 टू पावर -27 अपॉन में डिस्टेंस का, इसके डिस्टेंस है r ही बता दें, है ना। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी क्या, इसको दे दिया हमने इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें इन्हें कंपेयर करना है दोनों फोर्सेस को, तो कंपेयर करने के लिए हम जनरल इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बाय इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करने मतलब FE अपॉन FG, है ना, मैग्नीट्यूड बता रहे, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, ये इसे मॉड में भी लिख सकते हो जो आप, है ना, लेकिन अंडरस्टूड कर लीजिए, हम मॉड बाद में लगाते हुए यहाँ पर क्या बोल दे रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड निकाल, है ना। तो अब यहाँ जो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 9.0 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 1.6 10 टू पावर -19, है ना। और जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटो, तो डिवाइड करोगे तो ये अपॉन में क्या रहेगा, समझ में आर स्क्वायर आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई में, है ना, इससे डिवाइड कर रहे हो तो इसको डिवाइड करने के बदले हम इसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दें, तो आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा, फिर ये 6.67 ये सब नीचे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है इतना, तो क्या बचा हमारे पास 9 पॉइंट, है ना, इसके अपॉन में कौन 6.67 10 टू पावर -11, है ना, 9.1 10 टू पावर -31 एंड इंटू 1.67 10 टू पावर -27। ठीक है ना वैल्यूज, चलिए एक बार देख लेना, सही रखिए ना, 6.6 है ना ये सब। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो FE अपॉन FG, इसका रेशो आता है हमारे पास 2.27 10 टू पावर 39। ओके, ये आता है ना। या FE कितना हो जाएगा, FE 2.27 इंटू 10 टू पावर 39 इंटू
Fg। क्या समझ में आया हमको यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द वन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज ग्रेटर, है ना, कितने टाइम्स 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में, 10⁻39 टाइम्स 2.27 इतना। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर ज्यादा होगा, है ना, हर केस में ज्यादा ही होगा वैसे, तो कितना टाइम ज्यादा, इतने टाइम्स, ठीक है ये। अब इसी तरह से, है ना, हमने यहाँ किसके लिए निकाला है, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हम यहाँ निकाल लेते हो फॉर इलेक्ट्रॉन ओके, या टू प्रोटॉन के लिए निकाल ले पहले, प्रोटॉन या टू प्रोटॉन कर दे, है ना। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, Fe डिवाइडेड बाय Fg, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ से Fe तो सेम रहेगा, प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही है, कितना रहेगा ये 9.0 10⁻9, ओके, 1.6 10⁻19, 1.6 10⁻19, है ना, ओके। फिर अगर ये हमने प्रोटॉन लिए हैं दोनों, है ना, प्रोटॉन लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इतना ही रहेगा उनमें, चार्ज प्रोटॉन पे सेम ही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन है तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन होगा, है ना, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन, तो कौन में क्या आएगा यहाँ 6.67 10⁻11, है ना, और मल्टीप्लाई में मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27, 1.67 10⁻27, है ना, ये आ गया, ओके। अब इसको अगर आप डिवाइड करके आंसर निकालते हैं इसका, तो आंसर आता है Fe/Fg इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है 1.24 10⁻36, ओके। और फिर यहाँ पर Fe कितना हो जाएगा 1.24 10⁻36 टाइम्स ऑफ Fg, है ना। मतलब यहाँ पर अगर दोनों प्रोटॉन हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका रेशियो थोड़ा सा कम हो गया जो, है ना, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन के बीच में फोर्स इतने टाइम्स और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इतने टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ टू प्रोटॉन्स। अब क्यों ऐसा, है ना, क्यों ऐसा जो, क्योंकि चार्ज तो दोनों पर सेम है ना, चार्ज जो प्रोटॉन पर सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज नहीं होगा, बस कौन चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्यों बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में कैसा होता है, कम होता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा सा कम डिक्रीज हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा डिक्रीज हुआ यहाँ पर। क्यों ऐसा, क्यों डिक्रीज हुआ, उसका रीजन, तो यहाँ जो प्रोटॉन का मास ज्यादा है ना, एक, मतलब यहाँ पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था, अब यहाँ दोनों प्रोटॉन आ गए, तो दोनों प्रोटॉन का मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मास ज्यादा है, और इसमें मास लेस है, क्योंकि यहाँ एक पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इनका मास कम था तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ कम हो गया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो इसलिए इनमें कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर मास थोड़ा सा बढ़ गया, मास मतलब इलेक्ट्रॉन के बदले यहाँ पर कौन ही आ गया, प्रोटॉन आ गया, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा, तो रिलेटिवली यहाँ पर मास इंक्रीज हुआ तो रिलेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कंपेयर में कम हो जाएगा, है ना, तो कितना, इसलिए यहाँ पर कम रहेगा, ठीक है ना। अब थर्ड केस, ठीक है, केस 3 फॉर
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लें, दोनों पार्टिकल, ठीक है, तो इस केस में एफ ई और अपॉन एफ जी, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एफ ई अपॉन एफ जी हो जाएगा हमारे पास। एफ ई तो उतना ही रहेगा क्योंकि चार्ज उन पे कोई है ना, मतलब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहे हो, प्रोटॉन प्रोटॉन ले रहे हो, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स वही रहना है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं चेंज होना है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 1.6 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19 है ना, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं हम, ओके, अपॉन में 6.67 ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻11 है ना। फिर यहाँ पर अब दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ किसका मास आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 9.1 10⁻⁻31, 9.1 10⁻⁻31, ओके। तो आप इसको डिवाइड करोगे एफ ई अपॉन एफ जी, तो इसकी वैल्यू आती है तुम्हारे पास 4.17 10⁻42, ओके, है ना। ये थोड़े से जो डिजिट्स नंबर थोड़े से बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं, 4.2127 ऐसा हो सकता है राउंड फिगर में लिख देने के बाद, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यार हमारी बुक में तो 4.27 है, यहाँ 4.17 लिखा हुआ है, तो वो बहुत सारे डिजिट्स आते हैं तो राउंड फिगर में है ना ऐसा लिख सकते हैं किसी में, तो सिर्फ हमें इस पर ध्यान देना 10⁻42, ओके। फिर है ना यहाँ पर एफ ई कितना बचा, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, सॉरी इधर मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं 4.17 10⁻42 मल्टीप्लाई एफ जी, ओके। क्या समझे हम इससे, है ना, कि दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है 4.17 ग्रेविटेशनल फोर्स का इतने टाइम्स, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 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 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो मच स्ट्रॉन्गर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा। क्यों, है ना, यहाँ कितने टाइम्स 42 टाइम्स, यहाँ पर कितना 36 और यहाँ कितना 39 टाइम्स, है ना। तो उसका रीजन क्या है, मास का चेंज होना, मास का चेंज होना, मतलब यहाँ पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो मास थोड़ा सा ज्यादा बोल दो ऐसे, तो यहाँ फोर्स इतना आया। अब दोनों प्रोटॉन आ गए, दोनों प्रोटॉन आ गए, तो प्रोटॉन प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट में कौन डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज होगा ना, लेकिन रहेगा स्ट्रॉन्गर ही। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है ना, बहुत ही हल्का होता है जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में मास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स का, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी वीक हो जाएगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा वीक हो गया तो उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन में रहेगा, है ना। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन, मतलब यही अभी तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पर देखा कि कौन सा फोर्स जो हमने लिखा है कि स्ट्रॉन्गर होता है ना, तो कौन सा चार्ज में कितना स्ट्रॉन्गर रहेगा ये हमने कंपेयर किया है जो, ठीक है। फिर इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स की। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम उनकी और सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखते हैं। ओके, तो हम इसमें जो और थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंपैरिजन देखते हैं, है ना, जैसे अभी हमने मैथमेटिकल वैल्यू पर कंपैरिजन देखा, अब कुछ और इनसे रिलेटेड टर्म्स है ना। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर इसके ना, के मतलब कांस्टेंट लिख दिया हमने, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G M1 M2 अपॉन आर इसके, ठीक है।
तो दोनों के दोनों पे यहाँ पर किसको ऑबे करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। तो फर्स्ट सिमिलरिटीज है ना, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर हम कंपेयर करते हैं, तो वो क्या लिखेंगे हम, ऑलवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। शॉर्ट में जो लिख रहा हूँ मैं आपको समझ जाए, ऑलवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इसमें भी ये भी क्या करेगा, ऑलवेज द, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर दोनों फोर्स कहाँ पर लग सकते हैं, जो वैक्यूम में भी वर्क कर सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे कैन बी ऑपरेट्स इन वैक्यूम, ओके। मतलब मीनिंग क्या हुआ इसका, कि दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखे हुए हो, उनके बीच में कोई मीडियम नहीं हो, मतलब ग्लास या एयर कुछ भी नहीं हो, ठीक है, एयर भी नहीं हो, तो भी उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो हम लिखेंगे कैन बी ऑपरेट्स इन वैक्यूम, कैन बी वर्क इन वैक्यूम। सेम इधर भी लिखो कैन बी ऑपरेट्स, ये भी है ना, इसे भी लगने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ऑपरेट्स इन वैक्यूम, ओके, ठीक है। दोनों वैक्यूम में वर्क कर सकते हैं। फिर तीसरा है जो यहाँ पर कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, है ना, कैसे फोर्स है दोनों, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ा है पहले क्लास में। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहा जाता है, कि वर्क डन बाय विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, तो हम किसी बॉडी को ऐसे, है ना, पॉइंट ए से बी तक ले जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी तक हम ऐसे ले जाते हैं उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम उसे ऐसे उठा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, और ए से बी तक हाइट पर ले जा रहे हैं, है ना। तो पहले पास से ले जाने हमको कोई ना कोई वर्क करना पड़ा, ठीक है। अब हम उसको दूसरे पास से ऐसे ले जा रहे हैं, है ना, ऐसे घुमा के, तो हमें तब भी कोई वर्क करना पड़ेगा दोनों पार्ट से। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, तो दोनों ही केस में वर्क कैसा होगा, सेम होगा। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डिस्प्लेसमेंट के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ओके। इसे हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से इसकी कॉन्सेप्ट समझी है, ठीक है। चलिए, तो कंजर्वेटिव फोर्स है दोनों, है ना। फोर्थ यहाँ पर कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सेंट्रल फोर्स। और वर्क कैसे करते हैं, वर्क या ऐसे लिखते हैं, एक्ट्स अलोंग द, शॉर्ट में लिखा होगा एक्ट्स अलोंग द लाइन, ठीक है, जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग हो जाता है ना। ये प्रॉपर्टी हमने समझी है पहले। ये भी कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है, ये भी सेंट्रल फोर्स है। कैसे वर्क करेगा, एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द, ठीक है, यहाँ से ज्वाइनिंग द, समझ जाना पे, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ओके। ये है ना, मास के जो बॉडी है उसके सेंटर को जहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फिफ्थ कैसे फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स। ये भी कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब बड़ी बड़ी डिस्टेंस हो पार्टिकल के ऑब्जेक्ट के बीच में, तो भी इनके बीच में ये वर्क करता है ना। तो लॉन्ग रेंज फोर्स हो गए, ये हो गई उनकी सिमिलरिटीज, है ना, ओके। फिर नेक्स्ट आएगा तो डिससिमिलरिटीज, ठीक है, डिससिमिलरिटीज, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो पहला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है ना, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो क्या लिखेंगे हम, कैन बी ईदर
ठीक है, अट्रैक्टिव कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना। ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी, और ये ओनली, ठीक है, कैन बी ओनली अट्रैक्टिव, है ना। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके, फिर दूसरा जो है ना, दूसरी डिससिमिलरिटीज क्या रहेगी इनके बीच में, कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, अफेक्ट करता है मीडियम से, अफेक्ट्स बाय द प्रेजेंसी ऑफ मीडियम, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस, मतलब चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसके कारण ये अफेक्ट करता है ना। मतलब जैसे हम एग्जांपल के लिए पे दो चार्ज ले लें, तो दो चार्ज के बीच में एयर हो तो जो फोर्स लगेगा, है ना, अब उनके बीच में हमने ग्लास रख दिया तो ग्लास में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो दोनों वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब मीडियम पर डिपेंड करेगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ठीक है, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के किस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उन कौन से मीडियम में वो रखे हुए हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा ना। तो ये रही जो उनके बीच में क्या डिससिमिलरिटीज, है ना। फिर आएगी तीसरी, थर्ड डिससिमिलरिटीज, है ना। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर, मतलब अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मोर स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ये वीक इन नेचर, है ना। ये दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं नेचर में, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ये लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, दो चार्जेस के बीच में ज्यादा लगेगा और ये कम लगेगा, अभी हमने कंपेयर करके देखा, है ना। तो ये था जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। चलिए ना, नोट कर लीजिए।